अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया अकील। अपने प्रोग्राम टी टाइम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसीकार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनके सुर और ताल जब मिलते हैं तो हम सब मसहूर कुन हो जाते हैं। खूबसूरत आवाज़ के मालिक, सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोज़र लकी अली आज हमारे साथ हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आज हम उनसे गपशप लगाएंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लकी अली, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। अरे थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। पता भी है कि स्केड्यूल क्या चल रहा है और कितनी बिजी रूटीन है आपकी। नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह ताला जब भी अपने मुल्क से बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए कभी भी किसी भी खिदमत के लिए हाजिर है, हमेशा हाजिर है। थैंक यू सो मच। अच्छा, और लकी अली ये बताएं कि सब पता है कि क्या आवाज़, गाने, सब कुछ तो ये स्टार्ट कब से, क्योंकि घराना ही मौसीकार घराना था, तो क्या वो खून में ही शामिल थी ये चीज़? जी कह सकते हैं खून में भी शामिल थी। आई किस तरफ से, मैं वो उसका थोड़ा सा आपको बताऊं। एक बड़ा वो है कि हमारे जो दादा एक्चुअली थे वो क्रिकेटर थे। अच्छा। ऑल इंडिया क्रिकेट टीम थी, उसमें वो ऑलराउंडर थे। खादिम हुसैन नाम था उनका। और मेरे वालिद साहब जो थे वो भी टेस्ट क्रिकेट तक उन्होंने खेला, और वो भी इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं था, शौकिया गाते थे। अच्छा। और फिल्मों में भी बस एज अ शौकिया काम किया, विलन के रूप में। और बाकी इस फील्ड से हमारा कोई सच ताल्लुक़ नहीं है। हमारा जो ये हमारे ब्लड में आप कहें किस हवाले से आया, मेरी दादी जो थी उनके जो बड़े भाई थे, अच्छा, वो थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। तो आप कह सकते हैं उनसे हमारे अंदर ये जर्म्स, ये ट्रांसफ़र हुए। वरना हमारी फैमिली में कोई गाना नहीं गाता। अच्छा। सिर्फ हम ही लोग हैं, हम 3 भाई हैं, हम लोग ये काम करते हैं। बाकी हमारी फैमिली में कोई भी नहीं करता। जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के जो उनकी जो आगे औलाद है, वो उन्होंने गाना को कंटिन्यू किया था। और वो अभी भी इंडिया में जो हमारे कज़न्स हैं वो माशाल्लाह वो लोग गाते हैं। अच्छा। लेकिन वो उस लिहाज से, यानी कि मेरे जो एक्चुअल दादा हैं वो उस लिहाज से वो काम नहीं करते थे। लेकिन और अब आप देखा जाए तो मेरी दादी की तरफ से जो है वो म्यूज़िकल घराने, बहुत बड़े म्यूज़िकल, मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा म्यूज़िकल घराने से ताल्लुक़ उस तरीके से है। तो ये थोड़ा सा वाज़ा किया मैंने। जो है वो जी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, मैं कहा सबसे बड़े भाई आपके सज्जाद अली, वक़ार अली और लकी अली। जनाब। अच्छा, और पहला जो करियर का पहला स्टार्ट था जी, वो भाई के साथ ही स्टार्ट लिया था, सज्जाद अली के साथ? जी बिल्कुल। जो भी कुछ सीखा बचपन से लेके वो भाई से सीखा। लेकिन अपने कैरियर का आगाज़ भी ज़ाहिर बात है भाइयों ने बहुत हेल्प आउट किया। सज्जाद भाई ने डायरेक्ट किया था मेरा पहला वीडियो। अच्छा। और वो वीडियो भी इत्तेफाक से क्या फिल्म में ही आया। अच्छा। और उसमें निर्मा मेरे साथ मॉडल थी और मैंने एज अ मॉडल परफॉर्म किया था फिल्म में। वो फिल्म का पहला ही गाना था, एक ऑल ऑफ स्टोरी। तो उससे स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो टेलीविज़न पे मेरा गाना जो आया था पहला, वो था रांझा मेरे जैसा। रांझा मेरे, वो भी सज्जाद भाई ने डायरेक्ट किया था। और जवाद ने उसके साथ, जवाद हैदर ने उसकी वो क्या था, म्यूज़िक दिया था। और मैंने और जवाद ने मिलके ही कंपोज किया था, सब ऐसे ही मिलाया था। अच्छा, तो उसके बाद एमसीसी की तरफ? एमसीसी का जो दौर था वो तो बहुत बाद में आया था। एमसीसी म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, उस वक्त मेरा गाना आया था चूड़ियाँ के ज़माने में। बड़ा खूबसूरत, जो अभी तक सुनते हैं तो मज़ा आता है। जनाब वो चूड़ियाँ आया था। तो उस ज़माने में म्यूज़िक चैनल चार्ट्स चल रहा था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। उसमें उस ज़माने में जुनैद जमशेद और हदीका कियानी, अली हैदर, आवाज़, वाइल्ड साइन, उन सबके साथ मेरा गाना चलता था। बड़ा मुझे होता था अरे यार मैं भी, चलो यार इन आर्टिस्टों में मेरा भी नाम लिया जा रहा है, और ये तो बड़ा मुझे खुशी होती थी। तो बस अल्लाह ताला ने अच्छा टाइम दिया, लोगों के साथ अच्छी कोलैबोरेशन रही। सबके साथ बहुत काम भी किया मैंने। हार्मनीज़ किए ज़्यादातर आर्टिस्टों के, तो मैंने हार्मनीज़ भी किए उनके साथ। अली हैदर के एल्बम्स में मैं हार्मनीज़ की, जुनैद भाई के भी साथ काम किया। तो सबके साथ बहुत दोस्तों यारा वाला हमेशा माहौल रहा, बड़ा मज़ा आया। ठीक है। और फिर करियर के दरमियान में जो ब्रेक आया, वो क्या स्टोरी थी? मतलब क्या दिल भर गया था या सोचा कि इसको कम टाइम देना है और कुछ और भी करना है? जी ऐसा ही। एजुकेशन का भी मुझे बताना कि क्या एजुकेशन थी, उसके बाद कहाँ जी का मैंने सफ़र किया? जी मैंने वैसे तो बीकॉम किया है, और आगे मैंने कंप्यूटर साइंसेस में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, ग्राफिक्स में। अच्छा, ग्रेट। और
मैं 3D ग्राफिक्स में भी करता हूँ और वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ अच्छा, good. और नेटवर्किंग भी करता रहा हूँ। तो ये कंप्यूटर के फील्ड में काफ़ी ऑन एंड ऑफ इधर उधर जॉब्स भी किए। सैन फ्रांसिस्को से एक्चुअली मैंने शुरू में जब मैं गया था अमेरिका, तो सैन फ्रांसिस्को से कुछ सिलिकॉन वैली से मैंने ट्यूटोरियल वर्कशॉप्स किए थे। अच्छा। ग्राफिक्स के। फिर उसको आगे मैंने खुद कंटिन्यू किया। खुद मैंने ट्यूटोरियल्स लिए, बुक्स ख़रीदी। उस ज़माने में पूरे वो आते थे, पैकेजेस आते थे, उनसे भी सीखा और फिर मैंने इसको खुद टाइम दिया। और मैंने ये म्यूज़िक जो था, इससे तो शौक़ अल्लाह का शुक्र है पूरा हो चुका था कि एक होता है ना बंदे को कि आर्टिस्ट, बंदा सोचता हाँ जी मैं तो बन गया आर्टिस्ट। बाकी काम हम सारा सजाद भाई के साथ कर रहे, वकार भाई के साथ ही कर रहा था। तो कोई ऐसे सच कोई वो नहीं थी कि अपना अलग से भी कुछ करना है, कोई ऐसी सोच नहीं थी। और फिर भाइयों के साथ ही करता रहा काम। और फिर मुझे शौक़ भी था इस चीज़ का, ग्राफिक्स का ज़्यादा। तो फिर इसमें काफ़ी मैंने टाइम अपना लगाया और मैंने ये सीखा बाकायदा। और फिर एडिटिंग भी मैंने प्रॉपरली सीखी और न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से भी मैंने काफ़ी वहाँ जा के भी मैंने काफ़ी सीखा। और बस ये काफ़ी मुझे काम भी आया। फिर मैंने इसमें जॉब्स भी की। मैं ARY डिजिटल में अमेरिका में न्यूयॉर्क में उनका प्रोडक्शन मैनेजर था। अच्छा। 2-2.5 साल वहाँ पे काम किया। गुड। और वाइब चैनल में पाकिस्तान में इनका भी ग्राफिक्स हेड था मैं। गुड। विकेट चैनल में भी एज अ ग्राफिक्स हेड काम कर चुका हूँ। तो ये मुझे इस चीज़ में भी इसने पे ऑफ किया। फिर मैं इस दफ़ा फिर अभी अमेरिका से जब आया वापस, तो बस फिर बोल चैनल में भी इसी की ग्राफिक्स की ही फील्ड में मैंने अप्लाई करने गया था। तो वहाँ मेरी आमिर भाई से मुलाकात हुई। तो आमिर भाई ने मुझे बोला, अरे तुम ये इस चीज़ की क्या जॉब करने आए हो? अरे यार मुझे मेरे प्रोग्राम में ज़रूरत है भाई सिंगर की, तो तुम मेरे साथ अभी फ़िलहाल ये तो जॉब शुरू करो तुम। तो बस उस वक्त से बस अभी तक गाने गा रहे हैं वहाँ पे। बस ऐसे चल रहा है। तो 100% इस करियर को नहीं दिया? जी, आप कह सकते हैं कि इसको ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया इस अपनी सिंगिंग को। और बस बाकी ये अल्लाह ताला ने वही वाली बात है कि इंसान को बताना होता है, साबित करना होता है कि भाई तेरा जो असल में जो तेरा टैलेंट है वो तू उसी पे ध्यान दे और वो कर। तो वो खुद ब खुद मेरी फील्ड जो थी, वो जॉब जो पहले जो मैं कर रहा था उससे हट के सिंगिंग पे आ गई। और अभी फिर उससे मुझे अभी फ़िलहाल कितना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कुछ और कर सकूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है फिलहाल। ठीक है जनाब। तो अभी फ़िलहाल जो बोल के अलावा कुछ नहीं है? बोल के अलावा फ़िलहाल मैं सजाद भाई के साथ परफॉर्म करता हूँ, अपने शोज़ वगैरह करता हूँ बस। और फिलहाल कोई और मसरूफियत अभी तो नहीं ये है। ब्रेक कोरोना की वजह से भी है ना? जी, ये कोरोना की वजह से ज़ाहिर बात है। और मैं वीडियोस भी डायरेक्ट करता हूँ और ये काम भी है मेरा अपना सेटअप है घर पे मेरे पास। और माशाल्लाह से ये भी मेरा चलता रहता है, काम इसका भी होता है। ठीक है। तो खुद का पसंदीदा कौन सा सॉन्ग था जो खुद का पसंदीदा किसी का गाया हुआ? नहीं, आपका अपना गाया हुआ? मेरा खुद का पसंदीदा जो गाना है मेरा वो है ज़ख्म। अच्छा। वो मुझे खुद को बहुत पसंद है। और उसका वीडियो भी मैंने उस ज़माने में 2004 में वर्चुअल पे बनाया था। अच्छा। उस वक्त ये काम बहुत कम लोग कर रहे थे। उस वक्त 2004 जी, 2004 में वर्चुअल पे काम नहीं होता था। और वर्चुअल मैचिंग कैमरा मूवमेंट के साथ जो थी वो तो बहुत कम लोग कर रहे थे। एहसन रहीम वगैरह शायद कर रहे थे उस वक्त ये काम। हदीका का एक वीडियो आया था उस वक्त जिसमें वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक कुछ दिखाया, उन्होंने दौर दिखाया है। बहुत अच्छा वीडियो था वो। और बस इस तरह के कुछ काम हो रहे थे उस वक्त, बहुत हुआ था उसी वक्त उस वक्त मेरा भी आया था वीडियो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये पाकिस्तान में वर्चुअल को इंट्रोड्यूस करने में वो वालों में से हूँ। गुड, ग्रेट। तो थोड़ा सा गुनगुना सकेंगे? जी बिल्कुल, सलाम आपका। तू जो न होता तो ना होती बहार, तेरे ही आने से आया था करार, और मेरे दिल में था तेरा प्यार। पर तूने मेरे दिल को जख्म में से दिए और खुद तो बैठा हुआ है ठंडी छांव तले। वाह, ज़बरदस्त। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी गुलकार मच, हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बहुत खूबसूरत आवाज़, अच्छा लगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल जी, ब्रेक हाँ। का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू जारी रखते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। सिंगर लकी अली हमारे साथ हैं। अच्छा लकी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त म्यूज़िक में क्या ग्रोथ नज़र आ रही है, म्यूज़िक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें? म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस वक्त तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि अभी ये तो देखें आप, जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए कोरोना वायरस की वजह से, इससे तो कुछ नुकसानात तो खैर हुए हैं, बहुत नुकसान, ज़ाहिर बात है, दुनिया के सामने पूरी दुनिया बंद होकर रह गई, तो लोगों का बहुत लॉस हुआ है, ज़्यादातर यानी कि तकरीबन सबका ही बहुत लॉस हो गया ऑलरेडी। लेकिन कुछ टाइम मिला है कुछ लोगों को, कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का, कुछ टाइम होता है लोगों के पास। वैसे इतने बिजी थे अपनी लाइफ में लोग, और काम धंधे में इतना बिजी थे कि इतना कुछ टाइम मिलता नहीं था सोचने का। मेरे ख्याल से अब थोड़ा लोगों को थोड़ा टाइम मिला है, अब तो कुछ अच्छी मुझे बेटरमेंट नज़र इस सेंस में आ रही है कि लोग अब इतने टाइम के बाद ना कुछ क्रिएटिविटी, मुझे उम्मीद है कि सामने आएगी और अच्छा काम जो है वो सामने आएगा। और जाहिर बात है, जो ये इस तरह के काम होते हैं, म्यूज़िक बनाना और फिर उसको सही तरीके से ट्रीट करना, मिक्स करना, लोग जो 6-6 महीने एक सॉन्ग पे लगा लेते हैं, तो प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं अच्छे, वो तो एक परफेक्ट करने के चक्कर में किसी को सॉन्ग, तो इस चीज़ के हवाले से बहुत लोगों को टाइम मिला है और आई होप कि बहुत अच्छा काम जल्द जो है वो सामने आएगा और बेटरमेंट की तरफ जाएगी, हमारी फील्ड भी इंशाल्लाह ताला बेटरमेंट की तरफ जाएगी। और कॉन्सर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कॉन्सर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब तक ये तो दुनिया का हम लोग बेहतरीन मुल्कों में, हमारा अल्लाह का शुक्र शुमार इस वजह से हो गया है, चाहे हमारे अंदर कितनी भी बुराइयाँ अल्लाह माफ़ करे अगर हों सही हों, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त ये कह सकते हैं कि हमारी दुनिया जो मिसालें दे रही है कि भाई अगर तुम लोगों ने कोरोना वायरस से अगर बचना है तो पाकिस्तान की कौम से सीखें आप, कि भाई कैसे आप लोगों ने इससे कैसे लड़े हैं आप इस जंग से। तो इसका हम लोग को बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और फिर भी अभी हीरो नहीं बनना चाहिए कि भाई हाँ जी हम तो बच गए और यूँ हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुई ये बीमारी, इसलिए हम लोगों को इस चीज़ से अभी भी अवेयर रहना चाहिए और कभी भी मास्क का एकदम जो है इस्तेमाल ख़त्म नहीं करना चाहिए। और स्कूल्स जब तक नहीं खुलेंगे मेरे ख्याल से हो सकता है कॉन्सर्ट्स का भी कोई मुझे नहीं लगता कि आपको इजाज़त मिलेगी। तो जाहिर बात है, आर्टिस्ट तो आपको पता है हमारे यहाँ तो रॉयल्टी का तो कोई सीन है नहीं कि कोई कंपनीज जो हैं या टीवी चैनल्स जो हैं वो आर्टिस्ट को उनका कोई गाना चलता है तो कोई रॉयल्टी वगैरह देते हों, तो ऐसा कोई हिसाब किताब तो है नहीं। तो हमारे शोज़ से ही आर्टिस्ट जो हैं वो बेचारे कमाते हैं, तो शोज़ ही बंद हैं, तो आर्टिस्टों का इस लिहाज से बहुत लॉस हो रहा है। तो बाकी गवर्नमेंट को ये भी थोड़ा सोचना चाहिए, अगर तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, अगर जैसे बाकी काम और हो रहे हैं और बाकी इजलास अगर हो सकते हैं और भी दूसरे काम हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कॉन्सर्ट्स भी हो सकते हैं थोड़ा सा SOPs को ध्यान रखते हुए। तो ये मेरा वो है कि बचकाना इसको मशवरा समझें या जो भी एक मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, लेकिन एक छोटा सा मशवरा है कि अगर इसको इस तरह से कर सकें तो मेरे ख्याल से बेटरमेंट हो सकती है, आर्टिस्टों का थोड़ा भला हो सकता है, यानी इस इंडस्ट्री की तरफ जी इंडस्ट्री का भी थोड़ा भला हो, थोड़ा सा कि बिल्कुल डेड होके रह गई इंडस्ट्री हमारी, तो आर्टिस्ट बिल्कुल बेचारे भूखे मर रहे हैं, जाहिर सी बात है काम नहीं है तो क्या होगा उन लोगों के साथ। तो हर कोई जो है बड़े तरीके से बस मैनेज करने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बुरे हालात हैं, तो इसका थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सा करना चाहिए कि ख्याल थोड़ा सा इस लिहाज से कर लें कि थोड़ा इजाज़त इस तरह से कह दें कि म्यूजिशियंस को जो है थोड़ा सा फ्री हैंड मिल जाए थोड़ा सा। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया? जी पाकिस्तान से कम, बस यही कहूँगा कि कुछ एक दो तीन ममालिक शायद रह गए होंगे, यहाँ नहीं गए माशाल्लाह से पूरी दुनिया को में। एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्या
माशाल्लाह से हर जगह पे हमारी कौम तो भाई उसकी तो दाद देनी चाहिए। हमारी कौम सबसे पहले तो कि हर जगह के लोग, हर जगह पे हमारे लोग जो है एक तो हैं, और हैं तो इतने जिंदा दिल हैं कि वहाँ पर कोई और दूसरी कौम आपको इतनी जिंदा दिल वहाँ के लोगों में भी नज़र नहीं आते, और इतने इतना अच्छी तरीके से वेलकम करने वाले और इतना ख्याल रखते हैं हम लोग वहाँ जब भी जाते हैं। अपने घरों में हर बंदे की कोशिश होती है हमारे घर में आएँ, ये करें, दावतें करते हैं, अपनी अच्छी गाड़ियों में लेके घूमते हैं, शॉपिंग कराते हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड, क्या चाहिए आपको? कितनी मोहब्बत मिलती है, इतनी मोहब्बत मिलती है, नो डाउट। और स्पेशली आप अगर किसी बड़े आर्टिस्ट में जैसे सज्जाद अली या किसी और बड़े आर्टिस्ट के साथ हम चले जाएँ तो मतलब आपके तो आप सोचे फिर क्या ही मज़े लगे होते, फिर बहुत मज़ा आता है, नो डाउट। और गाने वगैरह लिखने का जो है? जी मैं हमेशा से मदद करता आया हूँ भाइयों की, अपने हेल्प करता आया हूँ इस मामले में। काफ़ी गानों की लाइन्स मेरी भी दी हुई हैं, और इस तरीके से मैं अपने गाने भी, काफ़ी गाने मैंने खुद भी लिखे हैं, और इसी तरह सज्जाद भाई ने भी, वकार भाई ने भी मेरी इसी तरीके से मेरे जब एल्बम आया था उसमें भी हेल्प की मेरी। तो मैं अभी भी, मुझे जब भी उनको कोई होता है, कोई मसला वगैरह होता है, कोई हार्मनीज, कभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था यार कि कुछ चीज़ यार रच नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो फाइनली जस्ट कॉल मी, यार लकी यार तू आ जा यार, तू 2 मिनट में इसको कुछ यार यूँ कुछ कर लेगा यार, कुछ ज़रा सा ना अच्छा हो, तो अभी समझ नहीं आ रही यार इसका कुछ ना, तो वो इस तरीके से मुझे भी मेरी भी सपोर्ट करते रहते हैं। इसी तरह काम के हवाले से मुझे भी बुला लेते हैं ज़बरदस्ती, कभी कुछ नहीं होता ऐसे ही काम के हवाले से बुला लिया कि जी चलें आज, ऐसी बहाने थोड़े पैसों के हवाले से भी सपोर्ट होती रहती है। तो दोनों भाई माशाल्लाह बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। अच्छा, आपका जो गाना है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ सिंगर डू यू क्लासीफाई योरसेल्फ? हाँ जी, मैं अपने आप को मुश्किल सवाल पूछा वैसे आपने ये थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा इस तरीके का आदमी, थोड़ा सा मैं अपने आप की तारीफ़ तो खैर दूर की बात है, इन्हीं मेरी कोई तारीफ़ कर रहा होता है ना तो मैं शर्मिंदा हो रहा होता हूँ अपने अंदर। थोड़ा मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि बस जो भी कुछ है ये तो तारीफ़ तो उस ज़ात की है, तो इंसान की तो कोई तारीफ़ नहीं। जहाँ तक क्लासीफाई मैं करूँ अपने आप को, तो मैं किसी को भाई बुरा ना लगे अगर, तो भाई कि ये ना समझेगा मैं कुछ अपने आप को कोई बना रहा हूँ कुछ। मैं कहूँगा कि जी मैं सेमी क्लासिकल सिंगर मैं कंसिडर करूँगा अपने आप को। अच्छा, तो सेमी क्लासिक में आप मुझे थोड़ा बताएं कि किस तरह के गाने? और सेमी क्लासिकल में आपको जैसे मैं बताऊं, जैसे रंज ये तो गज़ल में आता है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये मुश्किल गज़ल है, जैसे रंजिशी ही सही हो गया, मैं ये सर खान साहब की गज़लें हो गई जैसे, तो मैं कहता हूँ कि लोग तो उनको गज़ल बोलते हैं, बट आई वुड कॉल दोस गज़ल्स सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स, क्योंकि वो खान साहब ने जिस तरीके से उसको भरता है और जिस तरीके से गाया है उसको, तो उसमें कुछ जगहें और वो जो चीज़ें हैं वो क्लासिक वो और सेमी क्लासिकल कहलाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि क्लासिकल में वो चीज़ें यूज़ हो रही होती है, उससे इनकी उस तरीके की चीज़ें जो क्लासिकल में जो यूज़ होती है, जैसे ताने, पलटे, कुछ ऐसी जगहें जो लंबी जैसे इस तरह के गाने में जगहें हों, कुछ इस तरह के जो गाने हों, तो वो मेरा भी शौक होता है कि जिसमें ज़रा गाने का पता चले, गायकी का आपके, तो वो मैं चाहता हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ, मुझे शौक भी उसका है कि मैं कोशिश करूँ उस तरह का गाना गाने की। बाकी ये तो बस लोग सुनने वाले फिर बताते हैं कि भाई आपने क्या रेड मारी है उसकी। रेड तो नहीं, जो आवाज़ और जो आवाज़ की पिच है और जिस तरह से बिल्कुल हम कहेंगे कि आप सेमी क्लासिक सिंगर हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अच्छा, अभी फ्यूचर का कोई प्लान है कि अब 100% करियर इसी में ही बनाना है, या क्या सोचा? नहीं, मैं तो फ्यूचर तो मेरा मैं हमेशा से यही है कि ये तो कुछ भी हो सकता है, आप फ्यूचर में आप कुछ भी, आपको कुछ नहीं पता होता कि आप क्या काम कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर बात है फील्ड से रिलेटेड ही होगा जो भी होगा। और माशाल्लाह से मेरे पास काफ़ी हुनर है इस फील्ड में, मैं यानी कि लिमिटेड चॉइस नहीं मेरे पास कि मैं या तो ये करूँ वो करूँ, मैं पूरी प्रोडक्शन अकेला कर सकता हूँ अपनी खुद की। अच्छा। यानी कि मैं कैमरे को खुद ऑन करके तो आके मैं खुद शूट करके तो फिर उसको सब कुछ करके तो मैं एडिट करके तो फलाना इसमें ग्राफिक्स भी करके सारा कुछ करके ना, तो मैं सारा कर सकता हूँ। ये अपना सारा माशाल्लाह इतना काम आता है मुझे करना, और एमेचर लेवल पे नहीं, प्रोफेशनल लेवल पे, अल्लाह का शुक्र है। तो अब यही है कि अभी तो आप देख लें जो सूरत हाल चल रही है, इसमें तो हायरिंग करना, आपकी शूटिंग करना, क्रू के साथ जाना, फलाना, तो आजकल तो करोमा का जो ऑप्शन है इसमें बहुत ज़बरदस्त काम हो सकता है। तो इस पर मुझे कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कर तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन कुछ बंदा काम ऐसा करेगा फिर तारीफ भी उसकी कि यार आप करोमा ही करना था, तो यार कुछ ऐसा करो ना कि उस पर कुछ
मज़ा भी आएगा यार, कुछ भी मेहनत भी हुई भी लग रही हो कि सिर्फ करो, ऐसा नहीं बस करोमा पे आपने शूटिंग कर ली और किसी जगह पे लगा दिया, आपको खड़ा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ये तो चले एक है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया उसमें मैचिंग हो रही है, कुछ लग रहा हो यार कोई ग्राफिक्स में भी काम हुआ है, उसको फिर आप ग्राफिक्स में ले जाएं, उसको वर्चुअल में कुछ कर दें, कुछ यानी कुछ माहौल बनाएं, कोई एकदम बाग निकल आया, कोई फूल निकल आया, कुछ कहीं अजीब जगह खड़े में आप, कुछ लगे कि यार ये क्या है, कुछ ऐसा कुछ हो तो फिर मज़ा है। तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटली आपको सुकून भी चाहिए होता है, थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। लेकिन ये हम इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह जी, बिल्कुल मेरा है दिमाग है थोड़ा, होपफुली अपना ये हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, थोड़ा टेंशन रिलीज़ होगा और हालात बेहतर होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम तो भाई हमारी तो अल्लाह का शुक्र है रोज़ी रोटी लगी हुई है तो बोल चैनल पे फ़िलहाल, तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, वरना बस तौबा तौबा करनी चाहिए, बहुत बुरे हालात हैं फील्ड के। तो बस अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके लिए और सबके दरवाजे खोले अल्लाह ताला काम धंधे के, और हम दूसरों के लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, दूसरों के लिए भी मैं वीडियोस वगैरह भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, सब करूंगा अल्लाह ने चाहा। और जो कमर्शियल अगर हम सॉन्ग की बात करें जी वो भी इंशाल्लाह ताला, वो तो मेरे वीडियो के साथ आएगा इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह। हाँ, उसका तो वेट है हमें। जरूर जरूर कि जरूर वो कमर्शियल सॉन्ग सुनना है बिल्कुल। और इसी तरह वो जो तेरी चूड़ियों की आवाज़ जी जी जो सॉन्ग था आपका, जी जी, वो किसने लिखा? वो हम लोगों ने मिलके बस ऐसे ही वो धुन कैसे निकली, कैसे आई? क्योंकि बड़ी खूबसूरत जिस तरह से बनी वो है इत्तेफाक से ऐसी धुन बैठी, एक हम बीट बनाई थी मैंने, नया नया कीबोर्ड खरीदा था TS10, तो उस पर इतनी मज़े की बीट बनी है जो इस गाने की बीट थी। तो अव्वल तो सेम ऐसी नहीं थी बीट, ये तो बाद में जवाद ने फिर इसको रीअरेंज किया मेरे साथ, तो फिर ये फाइनली ये बीट हो गई, लेकिन इसी टाइप की बीट बनी, यानी बीटी बीट बनी है एक ना। हाँ। तो उस पर एकदम भाईजान गुजर रहे थे इधर उधर, तो भाईजान ने चलते फिरते ना ऐसे ही इसको इम्प्रोवाइज किया और वो वर्ड्स के साथ, तो ऐसा परफेक्ट बैठा गया वो, हमने बोला भाई यही फाइनल, बस इसी को फाइनल करते हैं बस। तो वो ऐसा बैठा हो, तेरी चूड़ियों की आवाज सुन के मेरा जर्मन जाना छूट गया, कोई खुश हुआ बहुत खुश हुआ, कोई ऐसे ही रूठ गया, तेरी चूड़ियों की आवाज सुन के मेरा जर्मन जाना छूट गया। बस ये गाना बन गया वो। तो ये आमद होती है ना? जी ये आमद होती है, ये आमद होती है। ज़्यादातर भाई के गाने, मेरे भी गाने ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि वो एकदम एक लाइन आई है, उस पर वो आती वर्ड्स के साथ ही है, इत्तेफाक की बात ही है। तो वो फिर ऐसी आती है जो परफेक्ट आ जाती है ना, वो फिर हम उसको फिर चेंज नहीं करते, वो फिर फाइनल वही गाने में भी वही आती है। अच्छा, फिर जो पहली आमद जी पहली दफ़ा जो आती है वही आती है, वो इत्तेफाक वो आमद ही होती है। और ये आमद ही का कमाल है कि जो फिर धुनें बनती चली जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की देन है और आमद से होता है ये काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कंपोज भी आप ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वो आमद ही होती है। बिल्कुल, उसकी बात ही जी और उसकी है। बात ही और होती है। है। चलो कंटिन्यू करते हैं, जी। सेकंड ब्रेक हम लेके, जनाब। उसके बाद ब्रेक का टाइम होता है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा लकी, ये बताएं कि इंटरनेट का दौर, टेक्नोलॉजी, तो इन चीज़ों ने हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को किस तरह से इम्पैक्ट किया? इसका क्या इम्पैक्ट है म्यूज़िक इम्पैक्ट इंडस्ट्री इसका मेरे ख्याल से एक लिहाज से अच्छा भी है और एक लिहाज से, लेकिन इसका नुकसान ये हो गया कि स्टैंडर्ड थोड़ा वीक हो गया है। हर प्लेटफॉर्म से आपका स्टैंडर्ड वीक हो गया है, क्योंकि जिसका जो मर्जी में आ रहा है वो जो है मुंह उठा के तो वो कुछ भी जो है वो अब डाल सकता है, कि उसका कोई ये नहीं है कि कोई देखने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई चीज़ के भाई वो देखे डिसाइड करे कि भाई ये इसकी चीज़ से चलने के काबिल है कि नहीं है। कोई स्टैंडर्ड सेट ही अब नहीं है। कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी चाहें तो आप बस आप डाल सकते हैं, अपना आपकी मर्जी है। और वो अगर दुनिया को पसंद आना है तो वो अगर वो भाई उसको पसंद कर लेंगे वो, तो ठीक है। तो उससे ऐसे काफ़ी ये अगर नुकसान जो है वो जो स्टैंडर्ड के जो लोग समझते थे अपने कि भाई हम तो कम से कम इस तरह का काम करते हैं और यूँ तो भाई हम तो ये, और वो तो वो बेचारे जो सही जो स्टैंडर्ड वाले लोग थे उन लोगों इससे काफ़ी वो हुआ है कि उनका कोई नहीं सुन रहा। अब जो सिर्फ
यानी कि हबर तबर और अनशन टिकटॉक और इंस्टाग्राम फलाना ढिमकाना, लोग इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और जो है वो काम करने वाले लोग जो हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा। जिसकी अब फॉलोइंग इंटरनेट पे है, चाहे वो यानी कि टैलेंटेड इतना वो नहीं है, लेकिन उसकी अगर फॉलोइंग अगर इंटरनेट पे ज़्यादा है तो वो समझ लें अब अभी बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट है, पैसे भी वही ज़्यादा कमा रहा है। ये ट्रेंड हो गया है। तो इससे जो यानी कि जो जेन्युइन आर्टिस्ट है ना, उसको बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान उसको हुआ है इस चीज़ से। और आई अग्री, बिल्कुल ठीक बात है। जनाब। और दूसरी चीज़ ये बताएं कि हमारे यहाँ सिंगर बहुत, मैं पर्सनली आई लाइक योर सिंगिंग और जिस तरह से गाने आपके, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे ए क्लास बी क्लास की ये जो कैटेगरी है ये कौन सेट करता है? कि अच्छा सिंगर अगर नहीं है गाने वाला अच्छा और वो पॉपुलर नहीं हुआ, तो ये क्या वजह है इसकी? ये क्या समझते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि लोग समझते हैं कि भाई ये तो लोगों को पसंद नहीं है, अवाम की, भाई ये जो सिंगर है सब मशहूर है, ये तो भाई अवाम की पसंद है ना भाई, ये तो लोग तो ये समझते हैं। तो जाहिर बात जो मशहूर है, अब लोगों को थोड़ी पता कि भाई ये तो सारा स्पॉन्सर्स का गेम होता है। स्पॉन्सर ने जिसको चाहना है वो तो भाई उसको वो बड़ा आर्टिस्ट बना देंगे, जिसको चाहेंगे वो सुपरस्टार कर देंगे, रातों रात सुपरस्टार कर देंगे, जो उनकी मर्जी का है, जिसको उन्होंने रखना है। जिसको उन्होंने नहीं रखना है वो उन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बना दिया कि भाई प्लेटफॉर्म्स ही एक दो अब रह गए कि भाई या तो कोक स्टूडियो हो गया या फलाना हो गया। तो हमारी ये इंडस्ट्री इस हद तक आगे कि वीक कितनी हो गई कि कोक और ये इन लोगों ने जो है वो स्टैंडर्ड बना दिया कि हम लोग के प्रोग्राम्स जो हैं बस वहीं तक म्यूजिक का वहीं तक महदूद होके रह गया, बाकी तो और कुछ कर ही नहीं रहा कोई, तो बस भाई यही है बस। तो जो इसमें है बस अब वही आर्टिस्ट है भाई, वही मशहूर है और वही बड़ा आर्टिस्ट है। हाँ, बस जो उसमें आ रहा है वही बड़ा आर्टिस्ट है बस, यानी कि ये एक क्राइटेरिया बन के रह गया। तो आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वही है। तो लोगों को तो पता है भाई गाना किसको अच्छा आता है, किसको अच्छा गाना नहीं आता है, तो ये तो लोगों को पता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यार ये आदमी इस वक्त जो है ये जो है ना फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, तो दूसरा जो है वो अगर अपना ऑल्टो में घूम रहा है, तो उनको ये नहीं पता ये किस वजह से घूम रहा है, जबकि वो ऑल्टो वाला ज़्यादा अच्छा गाने वाला है उससे, सही है ना। तो वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसको जो जिन लोगों ने उसको रखना था उन्होंने उसको चढ़ाना था, चाहे उसको टैलेंट है कि नहीं है उसके पास। ये बात मेरी बुरी लग रही होगी, लोगों को ये समझ रहे होंगे कि ये शायद इसके पास फॉर्च्यूनर नहीं है तो शायद ये इसलिए बोल रहा है। बेसिकली ये बात नहीं है, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात करता हूँ कि सारा ये जो जितना भी इस वक्त का वही स्टैंडर्ड की आपने बात की ना, स्टैंडर्ड ये सारा स्पॉन्सर्स का, हमारे यहाँ आजकल तो स्पॉन्सर्स का बनाया हुआ है, वो जो उनकी मर्जी से होता है, जो चाहते हैं उसको अपनी मर्जी से रखते हैं वो। अच्छा लकी, म्यूज़िक इंडस्ट्री में अभी अगर हम बात करें तो क्या चेंज करना चाहेंगे, अगर मैं आपकी राय लूँ? जी, इसके लिए देखें सबसे इसके लिए बहुत बड़ा एक इसका वो है कॉन्सेप्ट है पूरा, जिससे समझना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को समझना चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए। लेकिन दुनिया में जहाँ पे भी जो पावर में लोग होते हैं, जिस मुल्क के भी जो पावर के लोग होते हैं और जो पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो उनका काम होता है किसी भी मुल्क के आर्ट को प्रमोट करना, सही है। वही लोग डिसाइड करते हैं कि यार आर्ट इस हमें इस फिल्म को हमने प्रमोट करना है और किन लोगों को हमने प्रमोट करना है, उनको पैसे देने हैं, उनको ऊपर लेके आना है उन लोगों को, सही है। क्योंकि हमारा आर्ट है मुल्क का और उसको समझ के, ये नहीं कि गलत चीज को ऊपर लेके आना, जो सही जो जेन्युइन मेरिट की बेस पे वो जो समझेंगे कि हाँ यार ये काबिल है इंसान, तो पूरी दुनिया में ऐसे होता है जो जेन्युइन आप देखें बाहर हॉलीवुड में इधर उधर आपको जो गाने वाले अगर वो गाने की फील्ड में अगर वो अवार्ड ले रही है औरत, तो वो सचमुच बहुत अच्छा गाती होगी। ऐसा नहीं है कि यार वो सिफारिश पे जो उसको अवार्ड मिल गया, जैसे हमारे यहाँ तो आपको पता है कि आजकल किस किस को पता नहीं कौन कौन से अवार्ड मिल रहे हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ हमारे यहाँ ठीक होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट में जो लोग हैं, अब असल में उनको अवेयरनेस नहीं है म्यूज़िक कि ये म्यूज़िक चीज़ क्या है। हमारे यहाँ तो इस चीज़ को शुरू से जो है वो एक साइड में इसलिए रखा गया है कि भाई ये तो अरे अंता हराम 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 करके, इसका एक सबसे पहले तो इस वजह से। और लोग जो है इसको इसलिए वैल्यू, हमारे गवर्नमेंट ने कभी इसको वैल्यू दी, कभी शुरू से नहीं दिया। गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया सपोर्ट हमारे आर्टिस्टों को। जो अमीर लोग थे उनका काम था कि जो आर्टिस्ट्स हैं उनके लिए उनकी वो करते, उन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया। पूरी दुनिया में इसकी एक पूरी बाकायदा किया जाता है, सिस्टम होता है इन चीज़ों का कि आर्टिस्टों की वो लगे होते हैं, पेंशन्स लगी होती हैं, पता नहीं कितनी जो जेन्युइन आर्टिस्ट होते हैं ना, जो उन्होंने पूरी से पूरी जिंदगी सर्व की है, पूरे मुल्क को दिया। आपके जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ फील्ड से रिलेटेड
चूंटी भी मैं कहूँगा, वो भी जो है ना उसको फैसिलिटेट होती है वो, सही है ना। तो हमारे यहाँ सबसे पहले इस चीज़ का जो है वो सिस्टम में कोई शुरू होना चाहिए जो आर्टिस्टों की सपोर्ट जो करता हो, वो बिल्कुल उसका कोई सरे नाम ही नहीं है कोई। यानी होता ना कि इंडिया जैसे मुल्क में मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे आजकल अच्छे ताल्लुकात नहीं उससे, लेकिन कुछ चीज़ों में देखें आप वहाँ पे रॉयल्टी ऐसी बात है, रेडियो तक की अभी भी रॉयल्टी होती है वहाँ पे। आप देख रेडियो पे एक गाना चलेगा तो आपको उसके पैसे आएंगे। हमारे यहाँ तो कुछ चक्कर ही कोई नहीं, हमारे इस चीज़ को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। और ये चीज़ें सही होंगी तो फिर आर्टिस्टों को फ़ायदा होगा, वरना आर्टिस्ट हमारी फील्ड कभी भी फ्लरिश नहीं करेगी। टैलेंट इतना हमारे जो होगा भी टैलेंट वो ऊपर आने से पहले ही गर्क हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसको आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ से भूखा मर जाएगा। वो तो उसको जाहिर बात है वो आटे के लिए वो ख्वार होगा, या वो कहेगा कि मेरा गाना बनाना है मुझे, या मैं किसी तरीके से टीवी पे आ जाऊँ। वो तो बेचारा इसी चक्करों में सारी उम्र वो तो लगा रह जाएगा ना, क्योंकि उसके आर्ट को कोई समझने वाला ही नहीं है। जो लोग हैं वो पता नहीं कि क्या सुन रहे हैं, क्या पता नहीं किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो उनकी समझ में आता है उनके हिसाब से जो सही है, उन चीज़ों को उन्होंने आसमान पे उठा के रखा हुआ है। और जो डिजर्व करते हैं उनको वो कोई पूछ नहीं रहा, उनको जो डिजर्व करते हैं उनको कोई नहीं। और इसमें लक पे कितना बिलीव करते हैं? लक पे मेरा बहुत बिलीफ है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो आपको पता है अपना यानी कि ज़र्रा भी हिल नहीं सकता, तो सब कुछ अल्लाह ताला का ही करना है। तो लक मैं नहीं कहूँगा इसको, यानी कि इसमें अल्लाह की मर्जी कहूँगा मैं इसको, कि अल्लाह की मर्जी जिस चीज़ में जब होती है तभी वो काम होता है। तो बेशक इसमें लक का बहुत हाथ है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आखिर में हम कोई गाना सुनने से पहले एक मैसेज मैं चाहूँगी कि आप अपने फैंस को दें। बस मैं अपने फैंस को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस खुश रहने की कोशिश करें। और परेशानी सबके पास सब पे आती है, लेकिन हम जिस वक्त वो परेशानी आई भी होती है इंसान पे, उस वक्त अगर हम थोड़ा सा काम डाउन कर लें अपने आप को, आयतल कुर्सी पढ़ लें, नादी अली पढ़ लें, अपने पढ़ के फूंक लें, अपने गिरदो नवा पे पढ़ के फूंक लें, तो उससे मेरे ख्याल से काफ़ी इंसान को थोड़ा सा एक सब्र आ जाता है और काम डाउन रहता है काफ़ी इंसान। तो ये एक छोटी सी एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये करके देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा टेम्पर लूज़ है, तो मेरे जब भी इस तरह का कुछ मसले मसाइल होते हैं तो मैं फ़ौरन इसका करता हूँ, तो मुझे फ़ौरन मेरा काम डाउन और मैं उस तरह होता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि बस गुस्सा कम खाएं, और ये जो आजकल बीमारी बच्ची भी थोड़ा इसका ख्याल करें, अपने आप को भी करें ख्याल, थोड़ा हाथ सफाई ज़रा रख लें, तो बहुत अच्छी बात है। बस थैंक यू। आपकी बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी है और बहुत ही अच्छी डिस्कशन लगी मुझे। अरे थैंक यू जनाब, अरे बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है ये भी जनाब बस। अच्छा, लेकिन प्रोग्राम वाइंड अप करते हुए मैं चाहूँगी कि आजकल जो गाना ज़्यादा गुनगुना भी रहे हैं और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो हमें एंड में आप अपनी पसंद का सुनाएं। ओके आजकल तो मुझे भाई जो भी कह रहे हैं, मैं आजकल प्रोग्राम में भी मुझे एकदम कोई फरमाइश कर देते हैं दानिश भाई, ये तो मुझे एक ही गाना दिमाग में आता है, वो है सज्जाद भाई का रावी। इट्स अ वेरी लवली सॉन्ग और मुझे तो दिल से पसंद है, और बहुत ही भाई कमाल मेलोडी है, और क्या बस दिल करता है। मैम तो अब तो खैर कोशिश करते हैं गाने का, भाई जैसा तो खैर नहीं गा सकते, लेकिन बस दिल करता है गुनगुनाने का, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी अच्छी मेलोडी है। तो आपको भी एक दो लाइनें सुनाता हूँ उसकी। जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयात पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां, जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयात पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां, जेथों कदी रावी लंघ जावे। हो थैंक यू सो मच। और मुझे पर्सनली ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मतलब अरे मुझे खुद बहुत आपने सवाल बहुत अच्छे तरीके से किए, मुझे खुद जवाब देने का बड़ा मज़ा आया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने गाने बहुत एंजॉय किए, डिस्कशन बहुत एंजॉय की, तो थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।